सेल एडाप्टेशन। क्या? सेल एडाप्टेशन। सेल एडाप्टेशन नाम में ही रखा हुआ है, मतलब चीज क्या हो रही है, जो सेल है वो क्या हो रही है, एडाप्टेशन की ओर जा रही है, मतलब अपने आप को एटमॉस्फेरिक चेंजेस के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। ठीक, जैसे कि अगर एक उदाहरण देखें तो अगर तुम कहीं जाते हो, हम्म, अभी अभी का मौसम कैसा है, हल्की नमी है। देन अभी कुछ टाइम पहले कैसी थी, अच्छी खासी गर्मी थी। अभी आने वाले टाइम पे क्या होगा, ठंडक आ जाएगी। जब मौसम में बदलाव होगा, तो जब मौसम में बदलाव होगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोग बीमार पड़ेंगे, मतलब उनकी जो बॉडी है वो अभी सेल को अडॉप्ट, जो सेल है उसकी प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अपने मैनिफेस्टेशन दिखा रही है, अपने साइन एंड सिम्टम दिखा रही है, जैसे कि बुखार आना, है ना, कोल्ड, कफ कोल्ड। ठीक, ये सब क्या हो रहा है, फीवर, ये सब उसके मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं। कब, एक सेलुलर चेंजेस जब हो रहा है बॉडी में, जब एक इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहा है तो। और किसी की क्या हर एक को ये डेवलप होता है, नहीं, बहुत लोग उसको अडॉप्ट कर जाते हैं, मतलब अगर मौसम चेंज हुआ है तो एक मौसम से दूसरे मौसम की ओर बदलेंगे और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब उनकी जो बॉडी की सेल्स है वो उसको क्या कर रही है, धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर रही है। जैसे अभी गर्मी का समय था, गर्मी जब स्टार्टिंग हुई थी तो गर्मी लग रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद 40 से 41 डिग्री तक टेम्परेचर क्या, तुम्हारी बॉडी की सेल उसको अडॉप्ट कर चुकी, तो तुम उतनी गर्मी भी सह सकते थे आराम से। देन ठंडी, जब ठंडी धीरे धीरे बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जब ठंडी बढ़ना स्टार्ट होगी तब तुमको ठंड लगेगी, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। तो ठीक है, नॉर्मल ठंडी जब एक पीक तक ठंडी आते आते तुम एक नॉर्मल कि हाँ अब तुम बीमार नहीं पड़ने वाले, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसको लेकर क्या हो चुकी है, ठंड को लेकर अडॉप्ट हो चुकी है। उसी तरीके से अगर एक डेफिनेशन देखो तो सेल चेंजेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल में चेंजेस हो रहा है, किसके बेस पे, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। मतलब इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो तुम्हारे सेल में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जैसे कि अभी ठंड का समय था तो अकॉर्डिंग टू विंटर क्या होगा, तुम्हारी बॉडी ठंड के अकॉर्डिंग सेल अडॉप्ट होगी। देन समर के अकॉर्डिंग उस तरीके से सेल तुम्हारी अडॉप्ट होगी। चलो फिर क्या है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल इज ऑलवेज थ्रेटन्ड और डिस्टर्ब बाय स्ट्रेस, केमिकल एजेंट्स, डिसीज एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो तुम्हारी सेल है, ठीक, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेल एडाप्टेशन, जो तुम्हारी नॉर्मल सेल है, जो तुम्हारी नॉर्मल सेल है वो क्या हो रही है, एक कंप्लीटली एक या तो कोई डिसीज हो गई, या तो कोई स्ट्रेस हो गया, ठीक, या तो कोई केमिकल एजेंट है, या तो कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिसकी वजह से तुम्हारी सेल क्या कर रही है, एक एडाप्टेशन की ओर जा रही है। जैसे कि अपन ने पहले भी देखा था कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करूं तो अगर तुम क्रॉनिक स्मोकर हो, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अगर लंबे समय से क्रॉनिक स्मोकर कोई बंदा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद सर, या तो इन्वायरमेंट की बात करो तो अगर कहीं पे गैसेस बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक, क्या पॉल्यूशन, तो बनी बात है, पॉल्यूशन कहाँ आएगा, इन्वायरमेंटल में आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएगा। तो जब जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और वो व्यक्ति उस पॉल्यूशन के बेस में घिरा हुआ है, वहां उस पॉल्यूशन में घिरा हुआ है, तो क्या होगा, बनी बात है, उस वहां के जो एटमॉस्फेयर है, वहां की जो गैसेस है वो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद वहां की सेल क्या करेंगे, उसको लेकर एडॉप्ट हो जाएंगे। अब तुम वहां जाओगे तो बनी बात, तो वहां पे जो कि एक अलग अलग तरीके की डिसीज कॉज भी कर सकता है। ठीक, फिर जिसमें अब क्या होता है, इस लेवल पे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसके बाद भी क्या यहाँ पे सेल डेथ हुई, सेल डेथ यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल क्या हो रही है, एडाप्ट हो रही है, सेल एक एडाप्टेशन की ओर जा रही है, मतलब और एडाप्ट हो चुकी है उस पर्टिकुलर लेके, क्योंकि सेल डेथ नहीं हो रही, अगर सेल डेथ होगी तो वही बात है, वो फिर क्या हो जाएगी, तुम्हारी एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस। जनरली अगर तुम यहाँ पे डिसीज कंडीशन की बात करो तो वहां पे क्या मिलेगा तुमको, नेक्रोसिस, ना कि एपोप्टोसिस। ठीक, तो यहाँ पे एक सेल है, मतलब जितना भी, चाहे कोई स्ट्रेस हो, चाहे इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, ठीक है, या तो केमिकल एजेंट्स हो, ठीक, जो कि डिसीज कॉज कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक सेल क्या हो रही है इसमें, सेल सर्वाइव एंड कंटिन्यूस द फंक्शन, वो अपने फंक्शन कंटिन्यू कर रही है, और लेकिन कैसे, सर्वाइव करते हुए, कि हाँ अपने फंक्शन तो प्रॉपर कर रही है पर ये सर्वाइव कर रही है उस कंडीशन को लेकर, कि हाँ हम तो है मर नहीं रहे लेकिन फिर भी काम अपना किए जा रहे हैं। जैसे कि कई बार होता है कि अपन काम करते हैं, ठीक, खाना पीना नहीं मिल रहा है उसके बाद भी काम कर रहे हैं, तो बनी बात है उसको करने के लिए अपन एक तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक,
पुअर लोग की बात करो तो वहां पे क्या एक तरीके से सर्वाइव करते हुए, थोड़ा सा खाना मिल गया, हाँ ठीक है, लेकिन पूरा पूरा दिन काट देंगे, तो क्या उनका सर्वाइव है। उस तरीके से सेल भी तुम्हारी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, ठीक, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सेल एडाप्टेशन, जिसमें कोई भी एजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी डीअरेंज हो सकती है, ठीक। अब ये कितने टाइप का होता है सेल एडाप्टेशन, 5 टाइप का, है ना। पहला कौन सा, एट्रोफी, पहला कौन सा है, एट्रोफी। दूसरा हाइपरट्रॉफी, तीसरा हाइपर प्लेजिया, डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया, ठीक। ये कितने टाइप के सेल एडाप्टेशन है, 5 टाइप्स के सेल एडाप्टेशन है। कौन कौन सा, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया, ठीक, 5 टाइप्स के। अपने को ये 5 टाइप्स के क्या पढ़ने हैं, सेल एडाप्टेशन पढ़ने हैं, जिसमें से पहले टाइप की अगर बात करो, ठीक, देखो अब एट्रोफी, ठीक, पहले तो नॉर्मल सेल, ताकि अपन इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर पाए अलग अलग कि कौन सी नॉर्मल सेल है कौन सी एबनॉर्मल है, ठीक। तो नॉर्मल सेल कैसे दिखेगी, ये एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3, मतलब अपने को जितनी भी नीचे सेल देखेंगे उनमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन सी सेल एट्रोफी में क्या हो रहा है, कौन सा चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से अपन किससे कंपेयर करना सेल को, ठीक, किससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करना, ठीक। अब इसमें पहला है क्या, एट्रोफी, पहला क्या है, एट्रोफी, ठीक। एट्रोफी में क्या है, यहां पे सेल क्या हो रही है, सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या हो रहा है, पहला डिक्रीज साइज ऑफ सेल, मतलब ये नॉर्मल सेल थी तुम्हारी, ठीक, तो इसमें सेल का साइज अगर डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो सेल कैसी हो जाएगी, छोटी या बड़ी, हाँ, तो यहां पे सेल कंपेयर करो उससे, कंपेयर करो उससे कि यहां पे सेल का साइज कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और सेल नंबर ऑफ सेल नॉर्मल ही है, जहां पे अभी नॉर्मल सेल कितनी है, 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल भी 3 है, पर जो इसका नॉर्मल साइज है, क्या इसका नॉर्मल साइज है, नहीं, यहाँ पे सेल का साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया, सेल का साइज डिक्रीज हो गया, ठीक। एट्रोफी ऑफ मोर नंबर ऑफ सेल, ठीक, रिजल्ट क्या मिला अपने को, यहाँ की सेल अपने को छोटी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का पार्ट क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी 2 कंडीशन है, इसकी 2 कंडीशन है, कौन कौन सी, एक तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन। जैसे कि हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपने को पैथोलॉजी के बेस पे देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में तुमको क्या मिलेगा, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में एट्रोफी हो रही ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कलोड कम है, वर्कलोड कम है, तो वर्कलोड अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर वर्कलोड ज्यादा होता तो बनी बात है सेल दूसरी होती, पर यहाँ पे वर्कलोड कम है तो क्या होगा, वर्कलोड कम है, दूसरा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकती है ना, तो कॉज कर सकता है क्या तुम्हारा एट्रोफी, ठीक। अब इसमें देखो तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या मिलेगा, थाइमस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और दूसरा टॉन्सिल, क्या मिलेगा, टॉन्सिल, जो थाइमस ग्लैंड है, क्या, जो तुम्हारी थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड पहले देखा था अपन ने कि बच्चों में ये बड़ी होती है, थाइमस ग्लैंड बच्चों में बड़ी होती है, पर अडल्ट में जाकर वो छोटी हो जाती है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो किस चीज का वर्क करती है, वो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करने का
काम करती है, एंटीबॉडी को प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो थाइमस यहाँ पे फिजियोलॉजिकल है, बनी बात है। जैसे जैसे हाइजीन मेंटेन होता गया, चीज क्या होती गई, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एट्रोफी में। मतलब उसका साइज पहले बड़ा था, उस पर वर्कलोड अब कम हो रहा है, क्योंकि पहले बच्चा कहीं भी हाथ लगा के हाथ मुंह पे लगा रहा है, ठीक, जिसकी वजह से वहां की चीज बड़ी है, एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है। टॉन्सिल्स भी कैसे हैं, इनलार्ज्ड है। पर जैसे जैसे उसने हाइजीन मेंटेन की, ठीक, तो क्या हुआ, सेल का वर्कलोड कम हो गया। जब सेल का वर्कलोड कम हो गया तो सेल का साइज डिक्रीज हो गया, जिसको अपन बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। देन दूसरा क्या है, पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी में क्या मिलेगा, ठीक, यहां पे स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन। क्या, स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन इसका कॉज है ना। मतलब या तो भूखमरी है बहुत ज्यादा, या तो अच्छे से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या होगी, सेल एडाप्टेशन की ओर बढ़ेगी, एट्रोफी की ओर बढ़ेगी, और बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जिसमें अपन दो डिसीज कॉमन है, कौन कौन सी, मरस्मस और क्वाशियोरकर, है ना, मरस्मस और क्वाशियोरकर। ठीक, तो इसके कॉजेस में अगर लिखना चाहो एट्रोफी के कॉजेस में, तो लिख लो, पुअर नरिशमेंट, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, पुअर नरिशमेंट, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ वर्कलोड और एक्सरसाइज, lack of workload and exercise, loss of control by nerve or hormones, loss of control by nerves or hormones, intrinsic disease of the tissue or organ, intrinsic disease of the tissue or organ। ठीक, तो ये किसका था, एट्रोफी का। ठीक, एट्रोफी में क्या हो रहा है कि सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल नॉर्मल है। फिजियोलॉजिकल केस, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अपन ने क्या कहते हैं, जिसके कॉज टॉपिक लिख लिए हो। ठीक, अब फिजियोलॉजिकल केस में क्या कहा था, थाइमस ग्लैंड और टॉन्सिल। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या है, स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन की वजह से दो डिसीज मिली, जो कि जिनका नाम जानते हो, वो कौन कौन सी है, एक तो मरस्मस और क्वाशियोरकर, है ना, मरस्मस और क्वाशियोरकर। चलो अब दूसरी डिसीज की बात करो, दूसरी कौन सी है, हाइपरट्रॉफी। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है, किसका, सेल एडाप्टेशन का। क्या, हाइपरट्रॉफी। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज होगा। ठीक, तो इंक्रीज साइज ऑफ सेल, यहां पे सेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो सेल कैसी होगी, ये नॉर्मल सेल थी, तो यहां पे सेल क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक, ये कैसी है, ये नॉर्मल सेल है, पर ये कैसी है, हाइपरट्रॉफी है। मतलब सेल का साइज यहाँ पे कैसा है, इंक्रीज है, इसके कंपेयर में इसका साइज बढ़ा हुआ है। पर क्या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ठीक, इलार्जमेंट ऑफ द ओवर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बनी बात है, अगर सेल जो तुम्हारी सेल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जो ऑर्गन है वो भी क्या होगा, उसका साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपरट्रॉफी। इसकी भी दो कंडीशन है, कौन कौन सी, पहली कंडीशन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दूसरी पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक, फिजियोलॉजिकल कंडीशन और पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन की अगर बात करो, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तुमको क्या मिलेगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में यहां पे वर्कलोड कैसा है, ज्यादा है कम है, यहाँ पे वर्कलोड कैसा है, ज्यादा है कम है। ठीक, तो यहाँ पे वर्कलोड अगर ज्यादा है, मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो रहा है, वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन में क्या होगा, वर्कलोड ज्यादा, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये किस पे है, स्पोर्ट्स पर्सन में। ठीक, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, और क्या, मस्कुलर
हाइपरट्रॉफी। ठीक, तो एक क्या मिला अपने को, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की अगर बात करो तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्समैन है, जो क्रिकेट प्लेयर हो गए, फुटबॉल प्लेयर हो गए, हॉकी प्लेयर हो गए, ये क्या कर रहे हैं, वर्क आउट कर रहे हैं, घूम बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं। बनी बात है, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। जब कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है, हार्ट का वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। जब हार्ट का वर्कलोड इंक्रीज होगा तो उसको ज्यादा, क्योंकि आउटपुट देना है, ठीक, जब ज्यादा आउटपुट देना पड़ रहा है तो उसका जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो रहा है। जब वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है तो सेल का साइज भी इंक्रीज होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर ट्रॉफी। ठीक, देन पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या मिलेगा, किसकी वजह से, हाइपर टेंशन की वजह से। ठीक, हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन केस में या हाई ब्लड प्रेशर है ना, हाइपर टेंशन। ठीक, हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन के केस में क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि डिसीज कंडीशन है, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज की वजह से कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट की मसल क्या कर रही है, ज्यादा वर्क कर रही है, ताकि जो ब्लड प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी को सप्लाई कर पाए। जब यहाँ पे इसका वर्कलोड इंक्रीज होगा तो हाइपरट्रॉफी कॉज होगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिसीज की वजह से हो रहा है, जो कि डिसीज क्या है, हाइपर टेंशन। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे भी क्या मिलेगा अपने को, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, किसकी वजह से, पैथोजेनेसिस ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से क्या मिल रहा है अपने को, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इस केस में भी क्या हो रहा है, जो हार्ट का नॉर्मल साइज था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, और यहाँ पे भी, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा था, यहाँ पे डिसीज की वजह से हो रहा था, और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, वर्क लोड की वजह से। यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, वर्क लोड की वजह से, जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये चीज डेवलप हो रही है। ठीक, फिर तीसरी चीज कौन सी, हाइपरप्लेजिया। अगला क्या है अब, हाइपरप्लेजिया। ठीक, हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है, यहां पे तुमको दो चीजें देखने मिलेंगी। पहली चीज तो क्या, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारी सेल, लेकिन यहाँ पे सेल का साइज क्या इंक्रीज होगा, नहीं, सेल का साइज नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल तुमको नॉर्मल मिलेंगी, कंपेयर कर सकते हो दोनों को, सेम है, हाँ, पर नंबर अभी कितने हैं, 3 है। यहाँ पे क्या बोला, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, तो यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हो। नॉर्मल सेल कितनी थी, 3 थी, यहाँ पे कितनी है, 3 6 2 8, कितनी हो गई, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गई। ठीक, तो यहाँ, और ये प्रोसेस कब हो रही है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है। मियोसिस की प्रोसेस, कौन सी, मियोसिस या माइटोसिस, सॉरी, मियोसिस या माइटोसिस, माइटोसिस है ना। तो यहाँ पे क्योंकि सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस। ठीक, और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में क्या है, मियोसिस। ठीक, तो यहाँ पे जो नॉर्मल, क्योंकि सेल रेप्लिकेट हो रही है ना, जब सेल रेप्लिकेट हो रही है तो यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज है। ठीक, जो कि अपने को कब मिल रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, सेल डिवीजन ज्यादा होने की वजह से अपने को हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, बट नंबर साइज ऑफ सेल आर नॉर्मल। यहाँ पे नंबर जो साइज ऑफ सेल है वो अपने को कैसे मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, जिस इस केस में भी इसकी दो फेजेस है, दो कंडीशन है, कौन कौन सी, एक तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन। अपन ने फिजियोलॉजिकल केसेस की अगर बात करो, फिजियोलॉजिकल कंडीशन की अगर बात करो, तो अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्राइन चेंजेस के अंतर्गत पहली फेज पढ़ी, दूसरी फेज पढ़ी थी प्रोलिफेरेटिव फेज। कौन सी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या हो रहा था, सेल मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, है ना, किसकी प्रेजेंस में, कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में,
एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक। तो यहाँ पे सेल का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक। सेल का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हुई थी, किसकी, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हुई थी, जिसकी नॉर्मल थिकनेस 8 to 10 mm होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन के टाइम पे इसकी नॉर्मल, इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, अबाउट 1 mm, ठीक। तो पॉलीप्लेटिव फेज में इसकी थिकनेस क्या करनी रहती है, इसको नॉर्मल करनी रहती है। तो यहाँ पे सेल क्या होंगी, माइटोटिक डिवीजन ज्यादा होगा, है ना, पॉलीफ्रेट ज्यादा होंगी, तभी तो उसका फेज का नाम है क्या है, पॉलीफ्रेटिव फेज। यहाँ पे पॉलीफ्रेशन ज्यादा हो रहा है तो सेल क्या होंगी, डिवाइड ज्यादा होंगी, और नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक। दूसरे केस में क्या है, पैथोलॉजिकल केस, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन, क्या है, ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, सेल में, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, सेल में मल्टीप्लीकेशन भी ज्यादा होगा। जब सेल में मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा तो सेल डिवीजन भी, क्योंकि सेल मल्टीप्लीकेशन मतलब सेल डिवीजन ही ज्यादा हो रहा है। जब सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो बॉडी का साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि इसके इसमें दो चीज मिलती है, क्या क्या, एक तो एक्रोमेगैली और जिजेंटिज्म, क्या, एक्रोमेगैली और जिजेंटिज्म, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने को हाइपरप्लेजिया के केस में इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, क्या हो रहा है, जो नॉर्मल सेल है उसमें क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कौन से फेज में अपने को मिल रहा है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कौन सी फेज, यूट्राइन चेंजेस में proliferative फेज, जिसमें सेल क्या हो रही है, पॉलीफ्रेट हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक। देन पैथोलॉजिकल कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है। जब सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है तो बॉडी का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कॉज क्या करेगा, जिजेंटिज्म या एक्रोमेगैली, ठीक। जिसमें जो बंदा है वो करीब 8-9 फीट का होगा, ठीक, फेस भी बड़ा होगा, हाथ भी उसके क्या होंगे, बड़े होंगे। वहीं अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज करे, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज, तो बनी बात है, बच्चा कैसा होगा, डॉर्फिज्म, बौनापन, छोटा, ठीक। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो जिजेंटिज्म, कम हो रहा है तो डॉर्फिज्म, ठीक है। चलो अब अगला जो है क्या है, डिस्प्लेजिया। क्या है, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया की पहली चीज, डिस्प्लेजिया जो है एक, इसको नॉट ट्रू एडाप्टेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉट ट्रू एडाप्टेशन। ये एक ट्रू एडाप्टेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज साइज ऑफ सेल एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। मतलब यहां पे अपने को जो, एक तो इसका साइज ही बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसका साइज ही बड़ा है एज कंपेयर टू, हाँ, इसका साइज बड़ा है, और साथ में इसके कितने नंबर है, 3 है, और यहाँ पे इसके कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहाँ पे सेल का साइज भी, सॉरी, साइज भी इंक्रीज हुआ है, साथ में नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हुए हैं, जो कि क्या एक ट्रू एडाप्टेशन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है, जो कि जनरली अपने को किस केस में देखने मिलता है, कैंसर के केस में, ठीक है। देन जो अगला है, अगला कौन सा, मेटाप्लेजिया। अगला क्या है, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में क्या है, वन सेल कन्वर्ट इनटू अनदर सेल, जो सेल है वो कन्वर्ट होती है किसमें, दूसरी सेल में। मतलब एक सेल जो है वो किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से, किसी ना किसी कंडीशन की वजह से, किसी रिक्वायरमेंट की वजह से वो अपने आप को क्या करती है, कन्वर्ट कर लेती है दूसरे सेल में, ठीक। तो मेटाप्लेजिया में क्या है, वन सेल कन्वर्ट
इनटू अनदर सेल। ठीक, इसमें भी दो केसेस हैं, दो कंडीशन है, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल कंडीशन और पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन और ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या मिलेगा अपने को? फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कौन सेल कन्वर्ट हो रही है? एक तो तुम्हारी कौन सी, हाँ, कॉन्ड्रियोसाइट कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसाइट। ठीक, बच्चों में होती है जनरली। ठीक, जो कार्टिलेज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? बोन में। तो कॉन्ड्रियोसाइट कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसाइट, और दूसरी मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक, तो जो अपनी मोनोसाइट सेल है, बनी बात है, जब ब्लड वेसल्स में है वो तो किस फॉर्म में है? वो स्मॉल फॉर्म में है। ठीक, देन कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में इंटर कर रहा है तो उसको इंगल्फ करने के लिए ये क्या कर रही है? सरफेस ब्लड वेसल से बाहर आ रही है, और कहां आ रही है? कनेक्टिव टिश्यू में, और उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या कर रही है? उसको खत्म करेगा, अपना साइज बड़ा कर रही है और बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने का काम कर रही है। ठीक, तो मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक, देन अगली चीज देखो पैथोलॉजिकल कंडीशन में। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या है? क्रॉनिक स्टिमुलाई की वजह से। पहली चीज तो तुम्हारे ट्रेकिया पे कौन सी सेल प्रेजेंट है? सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल, सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल, जो कि कहां प्रेजेंट है? तुम्हारे ट्रेकिया में। ठीक, यहां पे क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, किसकी वजह से? क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, जो अब यहाँ पे एक क्रॉनिक स्टिमुलाई मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है? एक क्रॉनिक स्टिमुलाई मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो तुम्हारी कौन सेल, सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल है, वो कन्वर्ट होगी किसमें? नॉन सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल में। क्या होगी? नॉन सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल में। ठीक, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल है, क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से, किसकी वजह से? क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से क्या हो रही है? वो सेल कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि उसको कंटिन्यू में क्या मिल रहा है? उसको स्टिमुलस मिल रहा है। जब स्टिमुलस मिल रहा है तो वो सेल कन्वर्ट मतलब अपने आप को अडॉप्ट करना चालू कर रही है, किसके लिए? उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। जब उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए अपने आप को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो जो सीलिया प्रेजेंट थे उस सेल में, वो क्या होंगे? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? नॉन सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल में। और ये सीलिया क्या कर रहे थे? बनी बात है, ये म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे थे। तो जब ये सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? नॉन सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल में, तो अब म्यूकस का सिक्रीशन होगा क्या? नहीं होगा, जिसकी वजह से जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनको ड्राई कफ देखने मिलता है। ठीक है, तो मेटाप्लेजिया में क्या क्या मिला अपने को? वन सेल कन्वर्ट इनटू अनदर सेल। ठीक, फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कॉन्ड्रियोसाइट कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसाइट और मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या मिला अपने को? सिलेटेड क्रॉनिक स्टिमुलस की वजह से सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल कन्वर्ट इनटू नॉन सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल। ठीक है,